गवर्नर प्रेसिडेंट के एज ए एजेंट स्टेट में काम करते हैं और ये फेडरेशन कहीं ना कहीं से वॉयलेशन करके चलते हैं, क्योंकि अगर ट्रू फेडरेशन की डेफिनेशन में देखेंगे तो गवर्नर अपने आप में इलेक्टेड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे कि हमको यूएस के फेडरेशन में देखने को मिलता है। लेकिन भारत में गवर्नर की पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऐसी नहीं है। ऐसी क्यों नहीं है, इसका हम डिस्कशन उसकी लास्ट वीडियोज में कर चुके हैं, जहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन के निकल के आती हैं, क्यों हमने अपने फेडरेशन को ट्रू फेडरेशन के रूप में डेवलप्ड नहीं करा है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, चहल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं। हम गवर्नर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी गवर्नर की सीरीज में आज हम गवर्नर से, पर्टिकुलरली गवर्नर से रेस्पेक्ट में एक अपना 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने वाले हैं। गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर को हम गवर्नर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और गवर्नर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस को हम यूपी स्टैटिस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर और उसकी जुडिशियल पावर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम उसको डिस्कस करने वाले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि यूपी के जो पहले गवर्नर थे वो थे स्पेंसर हार्टकोर्ट बटलर। 1921 से 22 तक रहे। जब इंडिपेंडेंस हुआ भारत का, तो उस समय जो यूपी के गवर्नर रही वो रही थी श्रीमती सरोजनी नायडू, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। इसके बाद जो हम जब रिपब्लिक हुए हैं तब हमारे जो यूपी के गवर्नर थे वो थे एचपी मोदी, जो कि 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1950 तक रहे हैं। और आज जो यूपी की गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात राज्य से आती हैं, यूपी की 19वीं गवर्नर हैं। तो इस प्रकार से गवर्नर के जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स थे वो हमने गवर्नर के यूपी स्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। और जो गवर्नर का इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो गवर्नर फर्स्ट की सीरीज में यूपी पॉलिटी के अंतर्गत डिस्कस कर चुके हैं। आज गवर्नर की हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। अगर लेक्चर नंबर 2 देखते हैं तो हमको पता था कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 153 के अंतर्गत होता है, जहां पर प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। और हमने कहा था कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग एक गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि एट ए टाइम में कोई एक पर्सन अगर किसी स्टेट के गवर्नर के रूप में है तो वही पर्सन उसी स्टेट के दूसरे स्टेट के गवर्नर के रूप में भी काम कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक गवर्नर के पद को एक साथ संभाल सकता है। जब वो संभालेंगे तो जो स्टेट के एलोकेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग उनका सैलरीज और अलाउंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हो जाता है। आर्टिकल 155 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट करा जाएगा और गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन गवर्नर को लेके जो हम ब्रीफ डिस्कशन में करने वाले थे। अब हम आते हैं जुडिशियल पावर पे। तो गवर्नर की अगर जुडिशियल पावर को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर से निकल के सारी की सारी आती हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट पावर ये हो जाती है कि जब हम डिस्कस करते हैं, गवर्नर एडवाइज द प्रेसिडेंट अपॉन द मैटर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। अगर यूपी में किसी जज की नियुक्ति होने वाली है तो हमको पता था कि जो नियुक्ति होगी ओथ एंड अफर्मेशन गवर्नर के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जो नियुक्ति होती है जजेस के हाई कोर्ट की, कंसर्न हाई कोर्ट में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो जब प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट में, रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट में, यूपी के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति करेंगे, न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, तो पहले गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। जब गवर्नर से कंसल्ट करेंगे तो वो कंसल्टेशन जो होगा वो एक, जो कंसल्टेशन होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के लिए जो रूट, जो गेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आर्टिकल 217 के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाए। तो आर्टिकल 217 के अंतर्गत गवर्नर एडवाइज द प्रेसिडेंट, अब वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे अपॉन द मैटर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। अगर वो यूपी के गवर्नर हैं तो यूपी के जो कंसर्न हाई कोर्ट है उसके संबंध में जो जज की नियुक्ति होने वाली है उसके संबंध में करेंगे। लेकिन हम देख चुके हैं कि अगर गवर्नर कोई एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, तो फिर वो अलग अलग जजेस के हाई कोर्ट्स को लेकर अलग अलग विषयों पर उन राज्यों के संबंध में प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। तो आर्टिकल 217 के अंतर्गत गवर्नर रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को अपॉन द मैटर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। फिर दूसरा क्या आता है? गवर्नर अपॉन द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट कैन अपॉइंट, ट्रांसफर और प्रमोट द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। हमको ये पता था कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, हमने कहा जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जब कब कहा जाता है ये आप मेरे को बताएंगे, क्योंकि हम अपने लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर चुके हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज कब बोला जाएगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जब उनका अपॉइंटमेंट वगैरह होगा या ट्रांसफर वगैरह होगा तो वो किसके अंतर्गत होगा? तो वो आर्टिकल 233 के अंतर्गत होगा। अपॉन द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट कैन अपॉइंट, और यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे।
गवर्नर अपॉन द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट कैन अपॉइंट, ट्रांसफर और प्रमोट, कैन अपॉइंट, ट्रांसफर और प्रमोट, यानी कि क्या एडवाइस ये अपने आप में बाइंडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कैन क्यों लग गया है, तो अब ये आपका दूसरा होमवर्क हो जाता है, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैन अपॉइंट द ट्रांसफर और द प्रमोट द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो ये किसके अंतर्गत करेंगे, तो ये करेंगे आर्टिकल 233 के अंतर्गत। तो ये पहला स्लाइड हो जाता है गवर्नर के जुडिशियल पावर को लेकर। तो जहां पे आर्टिकल 217 है, जब कंसर्न हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति होने होगी, और जब किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति होने की, तो आर्टिकल 233 इसको एंटरटेन करता हुआ आगे की ओर बढ़ जाएगा। हम आर्टिकल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल्स को मैच करने वाले भी कई बार क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर आर्टिकल का पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैच करके कोड को सत्यापित करें, और वही कोड आपका उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट के अंतर्गत आता है आर्टिकल 161। अब ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 161 अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और क्या कहती है, कैन ग्रांट पार्डन, क्षमा कर सकते हैं, रेप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट करते हैं और रेमिशंस कर सकते हैं, किसका, पनिशमेंट और द सस्पेंड, और सस्पेंड भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं और कम्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं और कम्यूट भी कर सकते हैं। क्या कम्यूट कर सकते हैं, द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड मिला है तो वो उसको रेस्पाइट भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं। ये कम्यूट, रेस्पेक्ट और सस्पेंड क्या है, हम इनको एक डिटेल्ड डिस्कशन में यूपी की पॉलिटी में ही इसको कंसल्ट करेंगे पूरा का पूरा। इसके बाद क्या होगा, कन्विक्ट ऑफ द एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, कहां तक, जहां तक स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है। विषय कहां के कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 161 के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नर किसी भी कंडीशन में डेथ पेनल्टी को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डेथ पेनल्टी का सारा डिसीजन किसी भी सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में किसके द्वारा लिया जाएगा, तो वो लिया जाएगा केवल और केवल प्रेसिडेंट के द्वारा। तो पॉलिटी के अंतर्गत हम इनका बहुत अलग से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे शब्द आप लोगों के सामने अभी पढ़ दिए हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है इस समय वो आर्टिकल्स के पर्सपेक्टिव में है। हम आर्टिकल्स को मैच करके अपने सब्जेक्ट को सत्यापित करेंगे और फिर कोड को आइडेंटिफाइड करते हुए आप वहां पर अपना आंसर देने वाले हैं। नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आ जाता है, जब हम उसकी पावर को डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शन एंड द पावर। अब एग्जीक्यूटिव में हमारे पास पावर आते हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट पावर हमारे पास जुडिशियल में रही थी, जहां पे उनके रेस्पाइट और रेमिशन को लेकर, यानी कि किसी दंड को लेकर था, डिस्ट्रिक्ट के जज को अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को लेकर था, और इसी प्रकार से हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट को लेकर था, जहां पे कंसल्टेशन प्रोसेस में गवर्नर एडवाइस करेंगे किसको, राष्ट्रपति को। एग्जीक्यूटिव पावर देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में हेड ऑफ द स्टेट है, एग्जीक्यूटिव के हैं, कौन है, गवर्नर है। तो गवर्नर क्या होते हैं, जो प्रदेश की जो कार्यपालिका होती है उसके प्रमुख या शीर्ष अधिकारी के रूप में गवर्नर काम करते हैं, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड हो जाते हैं। ऑल द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज कंडक्टेड इन द नेम ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 154 कहता है। इसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सारे केंद्र के काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से करवाए जाते हैं या राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये डायरेक्शन कौन देता है, ये सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हाँ, राष्ट्रपति के नाम से सारे केंद्र सरकार के एग्जीक्यूटिव के काम होंगे और गवर्नर के नाम से राज्य सरकार के सारे एग्जीक्यूटिव के काम होंगे। हमको पता है कि ये दोनों ही काम करते हैं एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन को लेके हमने आर्टिकल का 74 का क्लॉज 2 डिस्कस करा था। क्या आप बता पाएंगे उस क्लॉज के अंतर्गत हमने क्या डिस्कस करा था? ये विषय हमने करंट अफेयर्स की सीरीज में वहां पर डिस्कस करा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या एलोबरेटेड पॉइंट दिया था। तो आर्टिकल 154 के अंतर्गत जो हेड ऑफ द हेड स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड है, तो बिजनेस सारा का सारा स्टेट का किसके नाम से होगा, तो गवर्नर के नाम से होगा। यह अनुच्छेद 154 के द्वारा प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया जाता है। अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अपॉन द एडवाइस द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, आर्टिकल 154 के ठीक 10 आर्टिकल्स के बाद आपको मिलती है आर्टिकल 154 और इसके ठीक बाद मिल जाती है आपको आर्टिकल 165। तो ये एक सीक्वेंस हो सकता है इनको मेमोराइज करने का, जिसमें चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा और चीफ मिनिस्टर के साथ ही ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट हो जाएगा। क्या आर्टिकल 164 के अंतर्गत ही हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी मिलती है? तो ये आपका एक होमवर्क है कि आर्टिकल 164 के क्लॉज 2 को एक बार देखिएगा, क्या वहीं पर ही हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की अकाउंटेबिलिटी वहां पे मिलती है क्या? तो क्या 164 का क्लॉज 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है? द गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल अंडर द आर्टिकल 165, फिर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन अंडर द आर्टिकल 143 के एंड द मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर द आर्टिकल 316। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकल के आते हैं जहां पे वो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल को हमने कहा था, यहां पे करेक्शन करना चाह रहा हूं, मैं एडवोकेट जनरल को डिस्कस कर रहा था, मैं बाबा लगातार अटॉर्नी जनरल के शब्द को यूज कर रहा, तो एक बार उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये मेरी मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वो लगातार मैं एडवोकेट जनरल के नाम पे कई बार माइंड में कुछ ऐसा वायरिंग ही तो है, कई बार मिसमैच हो जाती है, तो मैं लगातार एडवोकेट जनरल के नाम पे अटॉर्नी जनरल का नाम टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं सॉरी हूं, लेकिन वो एडवोकेट जनरल था। यहाँ कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? जहां पे हम स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक्सपेंशन देख रहे हैं अंडर द आर्टिकल 12। तो हमें अंडर द आर्टिकल 12 जो हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव देखे थे, जहां पे हमारे पास गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, और वहां पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लिख रखा था, जहां पे एजी मैंने लिख रखा है, तो एजी अटॉर्नी जनरल नहीं एडवोकेट जनरल है। वो पता नहीं मेरे माइंड में कैसे वो अटॉर्नी जनरल शब्द मैंने वहां पे उस समय बोल दिया है। तो आर्टिकल 164 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, और आर्टिकल 164 का क्लॉज 2 आपको देखना है कि क्या वहां पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करा जा रहा है। इसी के साथ ही आर्टिकल 165 में वो एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आर्टिकल 243 में वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आता है। और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा अंडर द आर्टिकल 316। अगर 316 में मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो 312 में किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है? ये आपका अगला होमवर्क इसी स्लाइड के थ्रू बन जाता है। तो ये थे गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर का। क्या कुछ और भी पावर्स हैं? तो देखते हैं कुछ और पावर्स आ रही हैं क्या। ही एलोकेट द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत जिस भी मिनिस्टर को कोई पोर्टफोलियो अलॉट होना होता है, तो वो पोर्टफोलियो एलोकेशन का काम गवर्नर करते हैं, क्योंकि हमने कहा था सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं वो गवर्नर के नाम से वहां पे चलते हैं। कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। तो वो सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर से गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत कोई इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि इस पर, इस विषय में क्या अपडेशन है, या इस विषय को लेकर क्या जानकारी है, या मैं इस विषय को संबंध में कुछ जानकारी चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो सीधे चीफ मिनिस्टर से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंट द वाइस चांसलर, क्योंकि हमको पता है जो गवर्नर होते हैं वो सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। अब आपको ये बताना है ऐसा कौन सा स्टेट है पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में कि जिसने, जहां पे चीफ मिनिस्टर ने अपने आप को स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर घोषित कर दिया है। तो अभी जनरल स्टडी ये है कि जो गवर्नर होते हैं वो सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, इसलिए वहां पे अपने एग्जीक्यूटिव के रूप में, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो वाइस चांसलर की नियुक्ति हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो आप देखेंगे जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उनको वाइस चांसलर बोला जाता है, क्योंकि चांसलर सबके गवर्नर होते हैं। और ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इन द स्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 356। इस 356 को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है करंट अफेयर्स में, जहां पे हमने जब जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस कर रहे थे तो जम्मू एंड कश्मीर के एब्रोगेशन को डिस्कस करा था, फिर आर्टिकल 370 डिस्कस करा था, फिर एसआर बोम्बई केस को डिस्कस करा था। उसी एसआर बोम्बई केस में हमने आर्टिकल 356 को डिटेल में डिस्कस कर रहा है, जो हमने करंट अफेयर सीरीज में यहाँ पर अपलोड करा है स्टेट पीसीएस के चैनल पे। तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आर्टिकल 356 में एक्चुअली डिस्कस क्या करा गया है, राइट। और अब हम लेंगे इसका धन्यवाद, क्योंकि ये थे गवर्नर के हमारे पास एग्जीक्यूटिव और उसके जुडिशियल पावर। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं, और रिकैप में हमको मिलेंगे सर स्पेंसर हार्टफोर्ड बटलर, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, फिर एचपी मोदी एट द टाइम ऑफ द रिपब्लिक, ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक कुछ ऐसा बोलेंगे कि गणतंत्र की पूर्व संध्या तक, और फिर आनंदीबेन पटेल जो इस समय वर्तमान में यूपी की गवर्नर है, उनका टोटल नंबर जो होता है वो हो जाता है 19। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 353 प्रोविजन करता है द गवर्नर फॉर द स्टेट। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर का राष्ट्रपति के द्वारा। 217 में गवर्नर एडवाइस करेंगे ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट जज।
ऑन द कंसर्न ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट जज। और 233 में डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट, उनके ट्रांसफर या जुडिशियल ऑफिसर के ट्रांसफर होते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में गवर्नर को प्रोविजन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में दिए गए। आर्टिकल 161 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जहां पर वो ग्रांट करते हैं, प्रेप्राइब करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, रेमिशन करते हैं, किसका, पनिशमेंट का, कम्यूटेशन का। बस केवल डेथ पेनल्टी को वो यहाँ पे टच नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को दिए गए हैं। डेथ पेनल्टी पे लास्ट और केवल डिसीजन राष्ट्रपति ही लेंगे। आर्टिकल 154 के अंदर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, तो यानी कि स्टेट के सारे काम गवर्नर के नाम से करे जाएंगे। वो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं आर्टिकल 164 के अंतर्गत। तो हमने कहा था, ये आपका होमवर्क था कि 164 का जो क्लॉज 2 है उसको एक बार चेक करेगा कि वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करा जाता है लेजिस्लेचर के पर्सपेक्टिव में। गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल 165, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट करते हैं 243, और मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को वो अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 316 में। और इसके बाद वो एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो को, यानी कि अगर मार्च 2022 में जब यूपी की नई सरकार बनी थी तो उसमें जितने भी ओथ एंड अफर्मेशन हुए थे वो आर्टिकल 164 के अंतर्गत हुए थे। उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको जो जो मिनिस्ट्री अलॉट करी गई वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो गवर्नर ही करते हैं। कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर से किसी विषय पर वो जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही अपॉइंट द वाइस चांसलर, क्योंकि गवर्नर सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने देखा, कैन रिकमेंड द इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, और हमने आर्टिकल 356 को बहुत डिटेल में देखा था, जहां पर हमने एसआर बॉम्बे के करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करा था। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 को डिस्कस करा था, और वहीं पर हमने आर्टिकल 356 को बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपका विधिवत उत्तर उसका उपलब्ध करवाऊंगा। मिलता हूं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में यूपी के पॉलिटी के लिए, तब तक के जय हिंद और वंदे मातरम।